अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ दादा दिख रहा है। हाँ। तो ये यूटेक्टिक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे ही तुम्हारा सॉलिड, सॉरी, यूटेक्टिक पॉइंट में ही तुम्हारा डाइऑक्साइड का सॉलिड, एनॉर्थाइड का सॉलिड एंड लिक्विड, ये तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करता है, हाँ कि ना? करता है कि नहीं करता है हाँ। इस पॉइंट पे? अच्छा, तो यहां पर फिर हमको क्या है कि यहां पर हम लोगों का साइड में डाइऑक्साइड है, इस साइड में यूटिलिटी पॉइंट का अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पर डाइऑक्साइड है, यहाँ पर एनॉर्थाइट है, यहाँ पर एनॉर्थाइट है। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे कितना अमाउंट ऑफ लिक, अगर तो हमारा एन मेंबर क्या क्या है यूटेक्टिक पॉइंट में आके, एनॉर्थाइट है और डाइऑक्साइड है। तो यूटेक्टिक पॉइंट में कितना डाइऑक्साइड रहेगा, कितना एनॉर्थाइट रहेगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। पर यूटेक्टिक पॉइंट पे कितना लिक्विड बचा रहेगा, वो हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट एक पॉइंट है जहां पे ये लिक्विड जाके खत्म हो रहा है, ये लिक्विड जाके एंड हो रहा है, लिक्विड इज एंडिंग इन दिस पर्टिकुलर यूटेक्टिक पॉइंट। जितना भी लिक्विड बचा था सिस्टम में यहां से यहां तक आने के बाद, ये यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा है। तो यहां से हम लोग किस मोमेंट पे कितना लिक्विड बचा है वो हम लोग पता नहीं कर सकते, पर क्या पता कर सकते हैं कि डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है और एनॉर्थाइड का अमाउंट कितना है, अगर यूटेक्टिक पॉइंट को हम बल्क कंपोजिशन पकड़े तो। समझ में आया अनुष्का? হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। क्योंकि क्योंकि जब हम लिक्विड लिक्विड हम कहां से लिक्विड हम, सॉरी, लिक्विड हम यहां से पता कर रहे थे ना, लिक्विड हम यहां से पता कर रहे थे। तो ये क्या है, ये हम लोगों का लिक्विडस वाला कार्व है, ये हम लोगों का लिक्विडस वाला कार्व है। तो लिक्विडस वाला कार्व का एंड मेंबर क्या है, इस जगह का एंड मेंबर है लिक्विड, राइट? इस जगह का एंड मेंबर ही खुद है लिक्विड। तो इसीलिए एक एंड मेंबर यहाँ पे लिक्विड होगा लिवर रूल में। लिवर रूल अगर इस जगह में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक एंड मेंबर हम लोगों का लगेगा लिक्विड, एक एंड मेंबर रहेगा सॉलिड, एक एंड मेंबर रहेगा सॉलिड। तो तब जाके हम लिक्विड का अमाउंट निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया बोलो? দাদা লাস্টের কথাটা বুঝলাম না। ओके, रवि, पूजा, समझ हाँ में दादा। आया? हाँ समझ में दादा आया? हाँ। हाँ दादा। लिक्विडस में, लिक्विडस में हम लोग, सॉरी, लिवर रूल में, लिवर रूल में किसका क्या कंपोजिशन है, किसका कितना अमाउंट बचा है, वो एक लीवर का एंड मेंबर में जो दो मटेरियल रहता है वो डिसाइड करते हैं। तो सपोज ये तुम्हारा हो गया बल्क कंपोजिशन, यहाँ पे है लिक्विड और यहाँ पे है सॉलिड। तो हम सॉलिड कितना परसेंटेज है, लिक्विड कितना परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। सॉलिड कितना परसेंटेज होगा, सॉलिड होगा, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सॉलिड होगा सी बी बाई ए सी इंटू 100। ठीक है ना? पर अगर दो एंड मेंबर ही हम लोगों का सॉलिड हुआ, दो एंड मेंबर जो है, दोनों एंड मेंबर ही हम लोगों का सॉलिड हुआ, दोनों एंड मेंबर ही हम लोगों का सॉलिड है, और ये हो गया तुम्हारा बल्क कंपोजिशन। तो सपोज ये सॉलिड ए, ये सॉलिड बी, ये हो गया तुम्हारा एक्स, ये हो गया तुम्हारा वाई, और ये हो गया तुम्हारा जेड। तो तब हम सॉलिड ए कितना परसेंट है, सॉलिड ए कितना परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं, और सॉलिड बी कितना परसेंटेज है, सॉलिड बी कितना परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। कितना होगा अनुष्का, सॉलिड ए कितना होगा? YZ by XZ into 100। वाई जेड बाई एक्स जेड इंटू 100। मेरा पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। वाई जेड बाई एक्स जेड इंटू 100, और सॉलिड बी होगा एक्स वाई
बाई एक्सिड इंटू 100। तो जो एंड मेंबर होगा वो एंड मेंबर का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो अभी अगर यूटेक्टिक पॉइंट पे अगर हम जाए, तो सपोज ये वाला जो सॉलिडस लाइन है, तो यहाँ पे एंड मेंबर क्या है, यहाँ पे एक एंड मेंबर, यहाँ पे एक एक एंड मेंबर है हम लोगों का डाइऑक्साइड, और एक एंड मेंबर है हम लोगों का एनोर्थाइड। तो हम लोगों का एंड मेंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अनुष्का, समझ में आया? हाँ दादा। अच्छा, अभी बोलो, और बाकी का क्या डाउट था? पूजा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है क्या? तुम तो शायद कुछ पास मिस करके गए थे। जी, हम्म। एग्जाम चल रहा था ना तो नहीं देख पाया। कल एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम पूरा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, और रवि, और कुछ क्वेश्चन है? पूजा, कुछ क्वेश्चन है? नहीं दादा, नहीं दादा। नहीं है ना? अभी तो ठीक नहीं है। है। ठीक है, बाद में क्वेश्चन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर देंगे सॉल्व। ठीक है, अभी हम आज देखेंगे, दो तीन चीज देखेंगे। एक क्या क्या देखेंगे आज बोल देता हूँ, आज क्लास थोड़ा शॉर्ट रहेगा। क्लास में हम आज तीन चीज देखेंगे। एक हाँ दादा, हम लोग जी। एक होता है कि टेक्सचर्स। टेक्सचर्स क्या क्या होगा यूटिलिटी क्रिस्टलाइजेशन के लिए। दो हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन अगर होगा तो क्या होगा। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होगा तो क्या होगा। और तीन हम लोगों का देखेंगे कि मेल्टिंग अगर हुआ तो क्या होगा। मेल्टिंग अगर हुआ तो क्या होगा। ठीक है ना? तुम लोगों को प्रेशर का वेरिएशन अगर कर दिया, ये तो एक आइसोबैरिक सिस्टम हो गया। ये तो अगर आइसोबैरिक सिस्टम हो गया, पर प्रेशर का वेरिएशन अगर क्या क्या हुआ, वो कैसे सिस्टम में इफेक्ट करेगा, वो भी मैं बताऊंगा। पर वो टोटल अगर पहले इग्नियस सिस्टम, मतलब इग्नियस वाला क्लास जो है वो पहले खत्म होगा, फिर बाद में अगर जानने की इच्छा रहे तुम लोगों में फिर हम लोग वो देखेंगे। ठीक है ना? अभी हम लोग पहले आते हैं मेल्टिंग पे। पहले आते हैं हम लोग मेल्टिंग पे। तो एक सिस्टम ड्रॉ करता हूं मैं। नहीं, पहले आते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे। आ जाओ, पहले फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे आते हैं। तो ये तुम्हारा यूटेक्टिक पॉइंट, ये तुम्हारा यूटेक्टिक पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा एनॉर्थाइट, ये हो गया तुम्हारा डाइऑक्साइड, ये हो गया तुम्हारा डाइऑक्साइड का लिक्विडस, ये हो गया तुम्हारा एनॉर्थाइट का लिक्विडस, ये हो गया तुम्हारा एनॉक्साइड का लिक्विडस। ठीक है ना? अभी इसका टेम्परेचर क्या था, इसका टेम्परेचर कितना था? दादा 1553 डिग्री सेल्सियस। किसका किसका डाइऑक्साइड का? उसका था दादा 1293। नहीं, 1391। 1293, 1391 दादा। 1391 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्या था? 1553 तिरपन दादा। 1553 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? अभी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझते हो तुम लोग? नहीं दादा, बहुत दिक्कत हुआ समझने में। अच्छा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या है? अभी तक हम लोग जो देखे थे, अभी तक ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था। अभी तक ये वाला जो चीज हम लोग देखे थे, वहां पर भी क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, मतलब क्रिस्टल जनरेट हुआ था। तो ये जो सिस्टम था, ये जो हम लोग देखे थे, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। सॉरी, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन।
इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या है, जब एक सिस्टम क्रिस्टलाइज हो रहा है तो हम उस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो जैसे क्रिस्टलाइज हो रहा है हम उसको वैसे ही होने दे रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। जैसे एक सिस्टम में क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो वैसे ही हम उसको क्रिस्टलाइज करने दे रहे हैं। पर उसको हम अगर डिस्टर्ब करें और उसको हम अगर ऐसे करें कि जैसे क्रिस्टलाइज हो रहा है वैसे नहीं करके थोड़ा अपनी वाला जो चीज है, मतलब हम लोग अगर कुछ को कंट्रोल करें तो उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या है, सपोज ये तुम्हारा एक बल्क कंपोजिशन है, ये सपोज बल्क कंपोजिशन है, इसको हम बोलते हैं L1। तो ये जब नीचे आएगा, ये जब नीचे आएगा, नीचे आके लिक्विडस को टच करेगा तो क्या क्रिस्टलाइज होगा रवि? दादा वहां पे आपका डाइऑक्साइड, प्योर डाइऑक्साइड बनेगा। वहां पे हम लोगों का प्योर डाइऑक्साइड बनेगा, प्योर डाइऑक्साइड बनेगा। अभी क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब भी डाइऑक्साइड बन रहा है, जब भी डाइऑक्साइड बन रहा है, वो डाइऑक्साइड को हम लोग इस सिस्टम से निकाल दे रहे हैं। जब भी डाइऑक्साइड बन रहा है वो प्योर डाइऑक्साइड को हम सिस्टम से क्या कर रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्योर अगर सिस्टम डाइऑक्साइड को यहाँ पे जो डाइऑक्साइड बचा, जो डाइऑक्साइड बना था उसको हम बाहर कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो डाइऑक्साइड जो है, जो प्योर डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज हुआ था वो बाहर निकाल दिया। अभी क्या हुआ, डाइऑक्साइड जब क्रिस्टलाइज हो गया तो ये लिक्विडस जो है, ये लिक्विडस जो है, ये लिक्विडस ऐसे करके मूव करेगा, हाँ कि ना? करेगा कि नहीं हाँ दादा। करेगा? हाँ। करेगा। फिर यहाँ पे आके हम लोगों का डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज हो रहा है, फिर यहाँ पे आके हम लोगों का डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज हो रहा है, फिर यहाँ पे आके हम लोगों का डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज हो रहा है। फिर हम वो डाइऑक्साइड को निकाल दिए, फिर हम वो डाइऑक्साइड को निकाल दिए। अंतिम में जब हम यूटेक्टिक पॉइंट पे जाएंगे तब जाके हम लोग क्या है, जो प्योर डाइऑक्साइड यहाँ पे बना था वो सारे डाइऑक्साइड को अगर हम निकाल देंगे तो हम लोगों का बस यूटेक्टिक कंपोजिशन बचेगा। यूटेक्टिक कंपोजिशन क्या था? डाइऑक्साइड कितना था रवि? दादा डाइऑक्साइड 58, अनॉर्थाइड 42। 42। तो यूटेक्टिक कंपोजिशन बचेगा अगर पहले मतलब सिस्टम में, समझ में आ रहा है? सपोज यहाँ पे एक बॉल था, 10 बॉल थे, 10 बॉल थे, उसमें से 5 ग्रीन बॉल था, 5 रेड बॉल था, ठीक है? तो अभी क्या किए सिस्टम में, यहाँ पे 5 ग्रीन बॉल था, 5 रेड बॉल था। अभी सिस्टम से क्या किए हम लोग कि 3 रेड बॉल निकाल दिए, तो सिस्टम में कितना बॉल बचा? 5 ग्रीन बॉल बचा, 5 ग्रीन बॉल बचा और 2 रेड बॉल बचा, हाँ कि ना बोलो यार? हाँ दादा। 5 ग्रीन बॉल बचा, 2 रेड बॉल बचा। तो अभी यहां से अगर हम डाइऑक्साइड को निकाल दे, पूरा डाइऑक्साइड को निकाल दे, तो सिस्टम में बस यूटेक्टिक कंपोजिशन ही बना रहेगा, हाँ कि ना? किसको समझ में नहीं हाँ। आया? नहीं समझ में आया? पूजा समझ में आया? हाँ। अनुष्का? है दादा। तो क्या होगा, रवि समझ में आया हाँ कि ना? सच में बोलो। दादा थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि आपने बोला कि अगर डाइऑक्साइड को निकाल देंगे तो सिर्फ यूटेक्टिक बचेगा, बट दादा यूटेक्टिक पे तो डाइऑक्साइड दोनों दोनों रहता है, तो सिर्फ हाँ यूटेक्टिक बचेगा, इसका हाँ। मतलब? तो यूटेक्टिक का कंपोजिशन क्या प्योर डाइऑक्साइड है क्या? मतलब हम प्योर डाइऑक्साइड जो फॉर्म होने थे वो उसको निकाल दे रहे थे। तो प्योर डाइऑक्साइड और सिस्टम में बचा क्या हम लोगों का? जो 100% डाइऑक्साइड है, जो प्योर डाइऑक्साइड क्रिस्टल्स है, वो बचा क्या और सिस्टम में? नहीं नहीं, यूटेक्टिक पे दादा तो एनोथाइट आ गया, तो डाइऑक्साइड प्योर रहा कहाँ अब? प्योर एनार्थाइड आ गया तो प्योर नहीं रहा। तो जब हम नहीं दादा। क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे, तो जब हम क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे तो हम क्रिस्टलाइजेशन में यूटेक्टिक कंपोजिशन का क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे। तो हम लोग जब सिस्टम को जाके देखेंगे तो सिस्टम में क्या होगा, ये यूटेक्टिक कंपोजिशन पर आ रहेगा। मतलब सपोज एक रॉक था, ठीक है ना? अभी एक रॉक में ये डाइऑक्साइड अनऑक्साइड सिस्टम था और उसका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है।
उसका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं, एक मैग्मा चेंबर लेते हैं, एक मैग्मा चेंबर लेते हैं। ये मैग्मा चेंबर था, ये मैग्मा चेंबर था हम लोगों का, ये हम लोगों का मैग्मा चेंबर था। अभी क्या हो रहा है मैग्मा चेंबर में, ये हम लोगों का मेल्ट पड़ा हुआ था। तो मेल्ट से क्रिस्टलाइजेशन होके क्या हुआ, डाइऑक्साइड जो है वो नीचे चला आया। वो जो नीचे चला आया मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम के बाहर चला गया, वो नीचे ऐसे करके चला गया। तो ऊपर क्या होगा, जब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होगा तो नीचे हम लोगों का क्या होगा, प्योर डाइऑक्साइड रहेगा, प्योर डाइऑक्साइड रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर हम लोगों का यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का रहेगा, यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन रहेगा। तो अगर प्योर डाइऑक्साइड से एक रॉक बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइनोपाइरोक्सीनाइट, क्लाइनोपाइरोक्सीनाइट। और यूटेक्टिक कंपोजिशन जो है, यूटेक्टिक कंपोजिशन डाइऑक्साइड एनाथाइड सिस्टम में होता है बेसाल्टिक कंपोजिशन का। सॉरी, बेसाल्टिक कंपोजिशन में। किसको समझ में नहीं आया, ठीक से बोलो, किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? धीरे धीरे समझ में आया दादा, धीरे धीरे आ रहा है। बेसाल्टिक कंपोजिशन हो रहा है। बेसाल्टिक कंपोजिशन का जो है उसका अगर हम डेप्थ में जाए, मतलब प्लूटोनिक वेरिएशन क्या होता है बेसाल्ट का? पैरा मिनरल पूछ रहे दादा। नहीं, बेसाल्ट का। गैब्रो। हाँ, बेसाल्ट तो अच्छा जो अच्छा, है वो, हाँ। बेसाल्ट तो जो है वो वॉल्केनिक रॉक है ना। हाँ दादा। तो वॉल्केनिक रॉक होता है, वॉल्केनिक रॉक जो अर्थ सरफेस में बनता है या फिर सब सरफेस में बनता है। और एक रॉक है जो डेप्थ में बनता है, डेप्थ में बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। हाँ उसको दादा, हम गैब्रो बोलते हैं, एग्जाम्पल। हाँ, तो बेसाल्ट का प्लूटोनिक वर्जन क्या है, गैब्रो। गैब्रो। हाँ, तो बेसाल्ट या गैब्रोइक कंपोजिशन में होगा। तो मतलब क्या है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का, मतलब क्या है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का, मतलब यही है कि जो हम लोगों का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, वो क्रिस्टल जो सॉलिड है उसको हम अगर निकाल दे, उसको हम अगर ऐसे करके प्योर डाइऑक्साइड को अगर हम निकाल दे, तो सिस्टम में यूटेक्टिक कंपोजिशन ही बचेगा कि हाँ कि ना? हाँ दादा। अभी क्या होता है, अभी ये जो डाइऑक्साइड है, ये डाइऑक्साइड मैफिक मिनरल है, किसको पता था ये? मुझे हमें पता था, आपने बताया था ना, उसका फॉर्मूला भी होता है CaMgSi2O6। CaMgSi2O6 होता है, CaMgSi2O6, सॉरी एम कैपिटल होगा, CaMgSi2O6, Si2O6। ये होता है मैफिक, और ये होता है तुम्हारा फेल्सिक। तो मैफिक मिनरल का जो है, मैफिक मिनरल का जो है, जो डेंसिटी जो है, जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी हाई होता है, वो डेंसिटी हाई होता है। तो अगर एक सिस्टम में, एक मैग्मा चेंबर में अगर डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, वो जो लिक्विड है, जो लिक्विड से अगर हाई डेंसिटी होगा, इसका डेंसिटी अगर लिक्विड से हाई डेंसिटी होगा, तो वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सपोज एक ऑयल और वाटर है, सपोज एक ऑयल और वाटर है, ऑयल का डेंसिटी कम है, तो ऑयल क्या रहेगा, ऑयल का डेंसिटी अगर कम है तो ऑयल ऊपर में रहेगा, सॉरी, ऑयल का डेंसिटी अगर कम है तो ऑयल ऊपर में रहेगा, और वाटर का डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वाटर नीचे रहेगा। हाँ कि ना बोलो यार, समझ में आ रहा है हाँ कि नहीं दादा। आ रहा है? हाँ दादा। हाँ, तो प्योर डाइऑक्साइड जो है उसका क्या है, उसका डेंसिटी जो है, उसका डेंसिटी हम कैसे लिखते हैं, डेंसिटी को हम रो से समझते हैं, रो, रो से हम लोग डिनोट करते हैं डेंसिटी को, रो, इसको बोलते हैं रो, रो से हम डिनोट करते हैं डेंसिटी को। तो उसका जो डेंसिटी है, वो अगर ये प्योर डाइऑक्साइड का जो डेंसिटी है, वो अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगा, तो फिर वो मैग्मा चेंबर के नीचे आ जाएगा। हाँ कि ना बोलो यार, नीचे आ जाएगा कि हाँ नहीं दादा। आएगा? हाँ और दादा, जो ग्रेविटी से। यूटेक्टिक, हाँ, ग्रेविटी सेटलिंग, ग्रेविटी राइट, से। एग्जैक्टली राइट, ग्रेविटी सेटलिंग, रो डी जी, रो डी जी, बुएंसी का फॉर्मूला है ये, ग्रेविटी सेटलिंग, एग्जैक्टली, करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज ग्रेविटी सेटलिंग। तो ग्रेविटी सेटलिंग की वजह से वो नीचे आ जाएगा।
और बाकी लिक्विड जो बचा था, बाकी लिक्विड यूटिलिटी कंपोजिशन का बचा था, हाँ कि ना बोलो यार, यूटिलिटी कंपोजिशन का बचा था कि नहीं बचा था? हाँ तो यूटिलिटी कंपोजिशन का अभी डेंसिटी कम है क्योंकि एनोथाइड भी मिला हुआ है यूटिलिटी कंपोजिशन में। तो वो लिक्विड क्या है, वो लिक्विड ऊपर आ जाएगा, वो लिक्विड ऊपर में रहेगा और डायोक्साइड नीचे रहेगा। तो अगर हम एक रॉक सेक्शन में, सपोज एक रॉक सेक्शन है, तो रॉक सेक्शन में स्ट्रेटिग्राफिक सेक्शन हम देखते हैं ना, तो रॉक सेक्शन में हम लोगों को ऐसे दिखा कि नीचे क्लाइनोपाइडॉक्सिनाइट और ऊपर आ गया तुम्हारा गैब्रो। तो हम उसका सिस्टम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, बोलो यार। हाँ दादा बताएंगे, लेकिन कौन सा सिस्टम, मतलब कौन सा सिस्टम बताएंगे दादा, क्या पूछे मतलब बताएंगे उसमें? मतलब हम बता पाएंगे कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हुआ था डायोक्साइड अनथाइड सिस्टम में, ऐसे बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? हाँ अभी देखते हैं, अभी सपोज एक एक मैग्मा चेम्बर है। तो अगर सेम कंपोजिशन हम इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में होता, सेम चीज अगर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में होता, सेम चीज अगर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में होता, तो क्या होता कि ये जो क्लाइनोपाइड ये जो सिस्टम है, उसे डायोक्साइड अलग नहीं हो रहा है, उसे डायोक्साइड अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसमें ये, किसमें इसमें इक्विलिब्रियम ना में, इक्विलिब्रियम में। दादा इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, उसको भी थोड़ा सा समझ नहीं आता है कभी कभी। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ये वाला क्रिस्टलाइजेशन जो मैंने पहले दिखाया था, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन, जहां से हम लोग डायोक्साइड अलग नहीं कर रहे, सिस्टम के बाहर नहीं दादा लेके जा रहा। दादा ये फ्रैक्शनल और इक्विलिब्रियम, इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों में फर्क है। जब हम इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे, जब हम जी इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे, तो डायोक्साइड को हम यहीं पे छोड़ रहे थे, हम उसको निकाल रहे थे क्या? नहीं। पर इक्वि फ्रैक्शनल में क्या होगा, फ्रैक्शनल में जब डाइऑक्साइड जैसे ही फॉर्म होगा, जैसे ही फॉर्म होगा, उसको हम सिस्टम से ऐसे ग्रेविटी सेटलिंग करके उसको निकाल दे रहे हैं। यही डिफरेंशिएशन होता है इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ ठीक है दादा। पूजा कुमारी समझ में आया? पूजा, पूजा हो क्लास में? दादा उसका ना नेटवर्क थोड़ा सा आज इशू आ रहा था। अच्छा, अनुष्का हेलो। समझ, हाँ हाँ समझ में आया पूजा? हाँ सर, आया दादा, नेटवर्क इशू है, अच्छे से नहीं चलता है। ठीक है, और अनुष्का समझ में आया? है दादा। अच्छा, अभी हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे अगर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन हुआ। रवि समझ में आया इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन हम किसको बोल रहे हैं? हाँ दादा, वो आपने जो भी बताया कि अगर बल्क कंपोजिशन बन रहा है, तो अगर वो सिस्टम के अंदर में ही है, डाइऑक्साइड और लिक्विड वो एक साथ ही है, और वहां पे अगर हम कुछ चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे हम इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। और अगर क्रिस्टल बना और वो बाहर नीचे जाके वो सेटल डाउन हो गया और हम्म ऊपर में यूटेक्टिक कंपोजिशन हुआ और नीचे में प्योर क्रिस्टल रह रहा है, तो उसको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। यही है दादा? हम्म हम्म मतलब ठीक। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में जैसे ही क्रिस्टल जनरेट करेगा, जैसे ही क्रिस्टल क्रिस्टल जनरेट करेगा, तब भी उसको हम सिस्टम से निकाल देंगे। ठीक है ना? तो अगर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन बना, इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन बना, तो यहीं पे ही यूटेक्टिक कंपोजिशन रहेगा। तो सपोज हम जो ब्लैक कलर है, वो हम लोगों का यूटेक्टिक कंपोजिशन है, ठीक है ना? ब्लैक कलर जो है वो हम लोग का यूटिलिटी कंपोजिशन है, तो ब्लैक कलर का यही होगा। और साथ में जो है प्योर डाइऑक्साइड, अगर रेड कलर का मैं से डिनोट कर रहा हूं, तो साथ में दोनों रहेगा। तो डाइऑक्साइड भी यहीं पे रहेगा, प्योर डाइऑक्साइड जो है तो यहीं पे रहेगा। ठीक है ना? पर यहां पे दोनों हम लेयर लेयर वाइज हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में लेयरिंग जनरेट होगा। यार पेन काम नहीं कर रहा। हाँ, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा,
फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में ये लेयरिंग जनरेट होगा, ये लेयरिंग जनरेट होगा। पर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में जहां पर हम लोग डाइऑक्साइड को नहीं निकालेंगे, जो पहले दिन बताया था मैं, जो पहले बताया था, फर्स्ट में बताया था, वो इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में कोई लेयरिंग जनरेट ही नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दादा। अभी बोलो, अभी बोलो कि सपोज लिक्विड जो है, ये लिक्विड का कंपोजिशन जो है, वो लिक्विड का कंपोजिशन यहां पे है, तो पहले क्या क्रिस्टलाइज करेगा? एनोर्थाइड दादा, तो प्योर एनोर्थाइड। प्योर एनॉर्थाइड क्रिस्टलाइज करेगा, तो एनॉर्थाइड को हम निकाल दे रहे हैं। तो एनॉर्थाइड जब भी क्रिस्टलाइज कर रहा है, तो एनॉर्थाइड को हम क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। तो एनॉर्थाइड को करके 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 निकाल दे रहे हैं, निकाल दे रहा है। यहाँ पे भी एनॉर्थाइड आ रहा है, यहाँ पे भी एनॉर्थाइड आ रहा है। हर जगह जब भी एनॉर्थाइड फॉर्म हो रहा है, हमको निकाल दे रहा है। फिर हम लोग पहुंच गए ऐसे करके, लिक्विड ऐसे करके मूव किया, वो लिक्विडस के थ्रू, एनॉर्थाइड के लिक्विडस थ्रू, और हम पहुंच गए यूटेक्टिक पॉइंट पे। ठीक है ना? तो यूटेक्टिक पॉइंट में पहुंच गए, तो फिर यूटेक्टिक पॉइंट का जो कंपोजिशन है वही वाला क्रिस्टलाइजेशन होगा, वही वाला मेल्ट बचा हम लोगों के पास, तो वही कंपोजिशन का क्रिस्टलाइजेशन होगा। हाँ कि ना बोलो यार? हाँ हाँ दादा। तो अभी हम, हाँ दादा। हाँ, तो अभी हम अगर मैग्मा चेंबर में देखें, तो यहां पर पूरा उल्टा सीन होता है। कैसे उल्टा सीन होता है? ये जो एनॉर्थाइट है वो फेल्सिक फेल्सिक मिनरल है, हाँ कि ना? बोलो यार, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो एनॉर्थाइट अगर फेल्सिक हुआ, तो उसका क्या है? उसका डेंसिटी कम होगा लिक्विड से, क्योंकि वो फेल्सिक मटेरियल से बना है। ऐसा नहीं कि हर वक्त फेल्सिक मटेरियल का डेंसिटी लिक्विड से कम होता है, पर उसका ज्यादातर क्या होगा कि फेल्सिक मटेरियल का डेंसिटी जो है, तो लिक्विड का डेंसिटी यहाँ पे हाई रहेगा एनॉर्थाइट की डेंसिटी से। तो नीचे कौन जाएगा? लिक्विड जाएगा या फिर एनॉर्थाइट जाएगा? लिक्विड। नीचे कौन जाएगा? लिक्विड जाएगा या एनॉर्थाइट जाएगा? दादा लिक्विड का डेंसिटी कम है लिक्विड या का डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड का डेंसिटी हाँ ज्यादा तो है, वो नीचे जाएगा फिर। वो नीचे जाएगा। फिर एनॉर्थाइट क्या करेगा? एनॉर्थाइट ऊपर ऐसे करके फ्लोट करेगा, एनॉर्थाइट ऊपर ऐसे करके फ्लोट करेगा, एनॉर्थाइट ऊपर ऐसे करके फ्लोट करेगा, और नीचे जो होगा वो नीचे यूटेक्टिक कंपोजिशन का लिक्विड होगा, यूटेक्टिक कंपोजिशन का लिक्विड होगा। तो यूटेक्टिक कंपोजिशन से मैंने क्या बोला? यूटेक्टिक कंपोजिशन से क्या बनता है? बेसॉल्ट बनता है या फिर गैब्रो बनता है? ये डायोक्साइड एनॉर्थाइड का यूटेक्टिक कंपोजिशन है, वो गैब्रो का या बेसॉल्ट का ही कंपोजिशन है ना? तो बेसॉल्ट या गैब्रो बनेगा, बेसॉल्ट या गैब्रो बनेगा। तो क्या मिलेगा हमको? ऊपर मिलेगा हमको एनॉर्थाइड से बने हुए रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, दादा एनोथाइट से बने हुए रॉक को हम्म, फेल, वो तो फेल्सिक रॉक होता है। हाँ, रॉक फेल्सिक होता है, पर फेल्सिक तो रॉक हम नहीं बोलते ना, मतलब फेल्सिक एक कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिसमें SiO2 परसेंटेज ज्यादा होता है, जिसमें हम लोगों का कैल्शियम, सोडियम ऐसे सब रहता है, उसको हम फेल्सिक बोलते हैं। पर रॉक के नाम क्या है? एनॉर्थाइड से बने हुए रॉक को, प्योर एनॉर्थाइड, अगर 90% के ऊपर एनॉर्थाइड से बना हुआ रॉक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एनॉर्थोसाइट। एनॉर्थोसाइट, ये हम इग्नियस के जब क्लासेस लेंगे तब हम पढ़ाएंगे रॉक का क्लासिफिकेशन, तो तब सब आना और समझना, ठीक है ना? तो अगर हम लिक्विड L2 पर रहा, मतलब एनॉर्थाइड के लिक्विडस के ऊपर रहा, और तब जाके फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो हम लोगों का मैग्मा चेंबर का जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? वो दिखेगा कि ऊपर जो लेयर है, ऊपर एक एनॉर्थोसाइट का लेयर है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर फ्लोट करेगा, तो ऊपर मिलेगा हम लोगों का एनॉर्थोसाइट, ऊपर मिलेगा एनॉर्थोसाइट। और नीचे क्या मिलेगा? नीचे हमको मिलेगा गैब्रो। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? दादा जो लिक्विड वाला जो बोले थे, तो लिक्विड वाला में बेसाल्ट या गैब्रो बनेगा, तो आप
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां बेसाल्ट बना है कि गेब्रो बना है? अगर वॉल्केनिक कंडीशन में बना है, मतलब सबसरफेस कंडीशन, देखो बेसोल्ट और गैब्रो का कंपोजिशन सेम है कि नहीं? हाँ। सेम है ना? तो अगर सपोज ऊपर बना है, मतलब वॉल्केनिक रॉक बना है, तो वॉल्केनिक रॉक से क्या बनेगा? बेसोल्ट बनेगा। हाँ। तो बेसोल्ट में क्या क्या है? बेसोल्ट में पाइरोक्सिन है। हाँ, पैरोक्सिन है, हॉर्न ब्लेंड भी है। हॉर्नब्लेंड कभी कभी मिलता है, पर ज्यादातर क्या होता है, मतलब वो जो क्लासिफाइड है, मतलब जिससे हम आइडेंटिटी, जो इंडेक्स मिनरल है, वो पाइरोक्सिन है और प्लेजियोक्लेस है। हम पढ़ाएंगे बेसोल्ट टेट्राहेड्रॉन भी, प्लेजियोक्लेस है। तो अगर अभी गैब्रो में क्या क्या मिलेगा? गैब्रो में क्या क्या मिलेगा? गैब्रो में दादा प्लेजियोक्लेस, पैरोक्सिन उसमें भी आएगा। सेमी उसे कॉम्पोजिशन है क्वार्न। ना? सेमी कॉम्पोजिशन हाँ। है ना बेसोल्ट और बेसोल्ट और गैब्रो का? तो प्लेजियोक्लेस और पाइरोक्सिन ही इंडेक्स मिनरल होगा। हाँ बोल। দাদা हाँ। ওটাতে না ভেসিকল প্রেজেন্ট আছে কিনা বা টেক্সচার দেখেই বলতে পারবো যে দুটো एग्जैक्टली different। एग्जैक्टली तो हम लोग कैसे पहचानेंगे गैब्रो और बेसोल्ट में कि बेसोल्ट का जो है प्रीडोमिनेंटली वो ग्रेन साइज जो है, जो ग्रेन साइज जो है वो छोटा होता है, क्योंकि वो वॉल्केनिक रॉक से बनते हैं। ग्रेन साइज वॉल्केनिक रॉक से, सॉरी, वो वॉल्केनिक रॉक है, तो उसका ग्रेन साइज जो है वो छोटा होगा। गैब्रो का जो है वो ग्रेन साइज क्या होगा? जो ग्रेन साइज बड़ा होगा। समझ में आया? क्यों बड़ा होगा, क्यों छोटा होगा? वो हम इग्नियस क्लासेस जब करेंगे तब पढ़ेंगे, क्यों हाँ बड़ा दादा, छोटा होगा। वो दादा प्लूटोनिक है तो उसको ज्यादा टाइम मिला है, क्या कहता है, उसको हाँ क्रिस्टलाइज होने के एग्जैक्टली लिए। क्रिस्टलाइज होने के लिए, तो उसका क्या है, उसका जो है प्लूटोनिक रॉक है तो ज्यादा टाइम मिला है, तो उसका डिफ्यूजन रेट जो है, उसका जो डिफ्यूजन रेट है, डिफ्यूजन समझते हो? नहीं। डिफ्यूजन मतलब सपोज ये तुम्हारा एक सिस्टम है, ये तुम्हारा एक सिस्टम है, तो यहाँ पे मेल्ट है, तुम्हारा सिस्टम में मेल्ट है, तुम्हारा सिस्टम मेल्ट है, तो डिफ्यूजन मतलब सपोज यहां पर एक न्यूक्लियस बना है, तो इस जगह से एक और ग्रेन जो है, छोटा ग्रेन, वो यहां से यहां जाएगा, यहां से भी एक जाके यहां जाएगा, यहां से भी यहां जाके यह जाएगा, यहां से भी यहां जाके यहां जाएगा। तो एक जगह से और एक जगह जाके वो मिलके ऐसे बड़ा ग्रेन एक बनाएगा, सब एक्यूमुलेट होके। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अगर टेम्परेचर हाई होता है, अगर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, मतलब प्लूटोनिक कंडीशन में ज्यादातर, तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, तो एक जगह से एक जगह में जाने का उसको जो है वो आसानी से जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो मूवमेंट भी उसका ज्यादा होगा। तो वो क्या करता है, वो डिफ्यूजन के जरिए बड़ा ग्रेन बनाता है। और जब टेम्परेचर कम होता है, सपोज ये एक सिस्टम है, तो डिफ्यूजन रेट अगर कम होता है तो छोटा छोटा, तो ये जो है, ये इस जगह से इस जगह नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, वो खुद के जगह में एक छोटा ग्रेन बना लेगा, एक छोटा ग्रेन बना लेगा, एक छोटा ग्रेन बना लेगा, एक छोटा ग्रेन बना लेगा। तो ये जो ग्रेन का जो छोटा छोटा बना आ रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन। तो अगर न्यूक्लिएशन रेट डिफ्यूजन रेट से ज्यादा है, तो हम लोग का छोटा छोटा ग्रेन बनेगा, और अगर डिफ्यूजन रेट ज्यादा है तो बड़ा ग्रेन बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या डाउट है बोलो, क्या डाउट है? ये एक डिफरेंट टॉपिक है, पर मैं, अगर तुम लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूं। क्या समझ में नहीं आया बोलो? रवि समझ में आया? हाँ दादा, कि अगर फाइन ग्रेन बन रहा है तो वो एक जो प्रोसेस है उसका कहते हैं न्यूक्लिएशन। अगर वो बड़ा ग्रेन बन रहा है तो उसका जो प्रोसेस वो है, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, इसको रट्टा मत मारो, इसको अच्छा। रट्टा मत मारो, इसको समझो मतलब क्या हो रहा है। कि सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, ठीक है ना? हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। क्या हुआ, अगर सपोज ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, तो एक यहां पर सिस्टम में टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है,
और धीरे धीरे कूलिंग हो रहा है, धीरे धीरे बहुत कूलिंग का जो रेट है, कूलिंग कूलिंग का जो रेट है वो बहुत स्लो है, मतलब धीरे धीरे कूलिंग हो रहा है। तब क्या होगा, मतलब सपोज क्या है कि तुम्हारे पास मतलब कूलिंग होने का मतलब ठंड होने का, रॉक फॉर्मेशन होने का, क्रिस्टलाइज होने का जो टाइम है वो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। हाँ कि ना बोलो यार, अगर धीरे धीरे कूलिंग होगा हाँ तो क्रिस्टलाइजेशन होने का टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा तुमको। हाँ कि ना पूजा, हाँ कि ना अनुष्का, हाँ कि ना? हाँ हाँ दादा। हाँ हाँ अनुष्का। दादा। हाँ, तो कूलिंग कूलिंग बहुत धीरे धीरे होगा। तो क्या होगा, सपोज तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, तो क्या करोगे तुम, बहुत सारे जगह देखोगे, बहुत सारे जगह देखोगे, फिर तुम अपने लिए घर खरीदोगे, फिर तुम अपने लिए घर खरीदोगे। वो घर बड़ा होगा, साइज में बड़ा होगा, सपोज 3 BHK ले लियो, वो घर बड़ा होगा। अभी तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है, तुमको इमीडिएटली घर खरीदना है। तो तुम सामने जो तुमको मिलेगा वो वहां पर नहीं मिलेगा। तो सपोज यहाँ पे 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में 3 BHK मिल रहा था, वो तुम्हारे लिए बहुत थोड़ा दूर था, तुम देख, तुम्हारे लिए थोड़ा दूर था। अभी ये जो यहाँ पे जो 1,000 रुपीज, 10,000 रुपीज में तुमको वही 1 BHK मिल रहा है, 1 BHK मिल रहा है। पर एज तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम ये 1 BHK ले रहे हो, क्योंकि टाइम तुम्हारा क्या है, टाइम तुम्हारा है कम। तो कूलिंग टाइम कम है मतलब कूलिंग रेट क्या है, टाइम कम है मतलब कूलिंग रेट क्या है, बहुत कम है भैया उसका तो। कूलिंग रेट कम है नहीं, टेम्परेचर टाइम, का कम है। टेम्परेचर कम है मतलब कूलिंग रेट ज्यादा है, मतलब वो बहुत जल्दी कूल हो रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? दादा हाँ। तो क्या होगा, और अभी ज्यादा टाइम है तो तुम बहुत सारी जगह ढूंढ के तुम एक 3 BHK लोगे, तो तुमको अगर थोड़ा दूर भी जाना पड़े तुम जाओगे। तो अगर कूलिंग रेट कम है मतलब वो धीरे धीरे ठंड हो रहा है, तो इसके पास टाइम क्या है, टाइम बहुत ज्यादा है, इसके पास टाइम बहुत ज्यादा, ये धीरे धीरे ठंड हो रहा है। तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे ऑलरेडी एक न्यूक्लियस बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी एक न्यूक्लियस बना हुआ है, तो यहां से जो कैटायंस एंड एनायंस है वो दूर ट्रेवल करके इस न्यूक्लियस के पास आएगा, इस न्यूक्लियस के पास दूर ट्रेवल करके ये न्यूक्लियस के पास आएगा, दूर ट्रेवल करके ये न्यूक्लियस के पास आएगा। तो अगर इस न्यूक्लियस के पास आके ये जमा होगा, तो अगर ये न्यूक्लियस के पास आके जमा होगा तो उसका क्या होगा, उसका मेरा साइज बढ़ जाएगा। हाँ कि ना बोलो यार, साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वो आएगा कैसे दादा, मतलब फ्लोइंग होके वहां तक आया जाएगा ना? फ्लोइंग नहीं, वो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को ही अच्छा। हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ओके। उस मूवमेंट को ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? हाँ दादा। तो अगर डिफ्यूजन हो रहा है, तो डिफ्यूजन हो रहा है तो साइज बढ़ रहा है एक ग्रेन का। तो ये सपोज ये छोटा ग्रेन था, फिर सब मिलके आके यहां से आया, 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 तो मिलके यहाँ पे एक बड़ा ग्रेन बना लिया। अभी सपोज वही सिस्टम है, वही सिस्टम है, सेम कंपोजिशन है, पर क्या है, टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, झट से कूल हो रहा है, टेम्परेचर कम है। तो कूलिंग क्या है, कूलिंग क्या है मतलब ठंड क्या हो रहा है, कूलिंग क्या है, कूलिंग झट से हो रहा है, कूलिंग रेट ऑफ कूलिंग हाई है। तो रेट ऑफ कूलिंग अगर हाई होगा, रेट ऑफ कूलिंग अगर हाई होगा तो टाइम क्या होगा, टाइम ज्यादा रेट ऑफ मिलेगा कि? कूलिंग, रेट कम ऑफ होगा। कूलिंग दादा अगर हाई है तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा और उसको टाइम मिलेगा क्या क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए, हाँ कि ना? नहीं। नहीं, टाइम कम रहेगा। टाइम कम रहेगा, एग्जैक्टली उसके पास टाइम क्या होगा, उसके पास टाइम कम रहेगा। तो सपोज वो कैटायन जो था वो यहां पे इतना दूर ट्रैवल करने की वजह से क्या करेगा, वो यहां पे एक छोटा क्रिस्टल बना लेगा खुद के लिए, एक छोटा घर बना लेगा खुद के लिए। ऐसे ऐसे करके हर जगह में ऐसे छोटा 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 घर बनेगा।
ऐसे छोटा 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 घर बनेगा। समझ में आ रहा है कि ऐसे छोटा छोटा घर बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये दादा। जो ये जो फर्स्ट हो रहा है, ये जो फर्स्ट घर बन रहा है, ये जो घर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन। देखो, यहां पर भी न्यूक्लिएशन हो रहा है, यहां पर भी न्यूक्लिएशन हो रहा है, न्यूक्लिएशन हो रहा है, यहां पर भी न्यूक्लिएशन हो रहा है। पर यहां पर जो है जब टाइम ज्यादा है तब डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। डिफ्यूजन क्या है? ज्यादा हो रहा है। मतलब डिफ्यूजन रेट जो है वो हाई है। किससे हाई है? वो हाई है न्यूक्लिएशन से। वो न्यूक्लिएशन से हाई है। यार ये पेन अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या कैसे भराएंगे? पेन ये बदल जो दीजिए दादा। पेन बदलने में, हाँ बदलेंगे। ये जो न्यूक्लिएशन है, ये न्यूक्लिएशन जो है, ये डिफ्यूजन जो है, ये न्यूक्लिएशन से हाई हो रहा है। और ब्रो, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, 2 मिनट का ब्रेक। और ब्रो, ওইটা দিবি, ওইটার বক্স আছে। हाँ, एक सेकंड, हाँ सॉरी, हाँ मतलब मेरा पेन का थोड़ा इशू हो रहा है। कोई बात नहीं दादा। हाँ, चलो। तो ये डिफ्यूजन जो हो रहा है मतलब क्या है? ये मूवमेंट जो हो रहा है, वो न्यूक्लिएशन जो हो रहा है उससे ज्यादा हो रहा है। तो अगर डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा तो मतलब तुम दूर दूर जाओगे घर खोजने के लिए तो बड़ा घर देख के लोगे, तो ग्रेन साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर न्यूक्लिएशन ज्यादा हो रहा है, तो न्यूक्लिएशन अगर ज्यादा ज्यादा हो रहा है डिफ्यूजन से, अगर न्यूक्लिएशन ज्यादा हो रहा है डिफ्यूजन से, तो क्या होगा? छोटा ग्रेन जनरेट करेगा। हाँ कि ना बोलो यार। हाँ दादा। पूजा समझ में आया? हाँ दादा। हम्म, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो गैब्रो होता है, ये प्लूटोनिक होता है। ये प्लूटोनिक होता है मतलब क्या है? ये हाई टेम्परेचर में बनता है, हाई टेम्परेचर में बनता है। और इसका रेट ऑफ कूलिंग भी जो है वो लो होता है। कूलिंग धीरे धीरे होता है, ठंड वो धीरे धीरे होता है। इसके लिए क्या होता है? इसका ग्रेन साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है। और बेसाल्ट का सीन क्या है? बेसाल्ट का सीन यही है कि वो ना लो टेम्परेचर में बनता है, मतलब उसका कूलिंग ना फास्ट फास्ट होता है। मतलब वो वॉल्केनिक रॉक है ना, बेसाल्ट एक वॉल्केनिक रॉक है। तो ऐसे मैग्मा लावा होके बाहर आया, तो सरफेशियल कंडीशन में जब आएगा, सरफेस में जब आएगा, तब वो ज्यादा जल्दी जल्दी ठंड हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी ठंड होने के लिए क्या होगा? उसको कूलिंग ज्यादा होगा, रेट ऑफ कूलिंग वो जल्दी जल्दी ठंड होगा। मतलब उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए वक्त कम मिलेगा, तो वो छोटा छोटा ग्रेन बनाएगा। অনুষ্কা, আশা করি এটা তোর আগেই জানা ছিল। অনুষ্কা, বুঝেছিস? হ্যাঁ দাদা। हम्म। रवि, समझ में आया? हाँ दादा। अच्छा, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन सबको समझ में आया? मुझे समझ में आया दादा। पूजा, समझ में आया? हाँ दादा। ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुंह खोल के बोलना है नहीं समझ आया, ठीक है ना?
वरना खुद का डाउट खुद का ही रह जाएगा। डाउट सबके लिए अच्छा है, सबको मिलके डाउट सॉल्व करना है। अच्छा, अभी हम क्या आएंगे, अभी हम आएंगे अगर मेल्टिंग होगा तो क्या होगा। अगर सपोज एक रॉक है, सपोज एक रॉक है, तो सिस्टम और एक से फिर से बनाते हैं, सिस्टम फिर से बनाते हैं। तो सपोज मेरा सिस्टम फिर से मैं बना लेता हूं। तुम लोग क्लास नोट ले रहे हो ना? हाँ क्लास टेस्ट मतलब। क्लास नोट, क्लास नोट नोट कर रहे हो ना मैं जो करा रहा हूं? हाँ 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 दादा, हाँ वो हो रहा है। हाँ। हम्म। अभी सपोज तुम्हारा एक रॉक है यहाँ पे, तो इसको हम नाम देते हैं R1। तो उसका मेल्टिंग हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका मेल्टिंग हो रहा है। तो पहला मेल्ट किधर जनरेट करेगा? तो उसको ऐसे टेम्परेचर, हम रॉक टेम्परेचर जो है, ये रॉक R1 को, तो ये हम लोग का टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका पहला मेल्ट किधर जनरेट होगा? डाइऑक्साइड की तरफ दादा। पहला मेल्ट किधर जनरेट करेगा? यूटेक्टिक पॉइंट है। यूटेक्टिक पॉइंट है पहला मेल्ट जो है, क्योंकि जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, जब सपोज L1 से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, तो लास्ट मेल्ट किधर था रवि? लास्ट में दादा यहाँ पे ई पे, ए ई पे दादा, इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। यूटेक्टिक पॉइंट पे था। तो जब रॉक का मेल्टिंग होगा, फास्ट मेल्ट तो वहीं पे जनरेट करेगा ना। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन दादा, मतलब मेल्ट मतलब वही ना कि जैसे क्रिस्टल को, क्रिस्टल चेंज होगा लिक्विड में फिर से। हम्म। मतलब ये हाँ रॉक जो है, ये रॉक जो है, ये रॉक वन जो है, उसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको गला रहे हैं, तो गल के वो लिक्विड जनरेट करेगा ना, हाँ लिक्विड जनरेट करेगा। तो पूरा रॉक तो एक साथ एकदम ऐसे करके लिक्विड, झट से लिक्विड में नहीं बदलता, कुछ पार्ट पैसे हल्का 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 करके लिक्विड जनरेट होता है। एक रॉक में पूरा लिक्विड नहीं जनरेट होता कभी एक साथ, कभी वो रॉक पूरा गल नहीं जाता, थोड़ा 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 करके लिक्विड जनरेट होता है। तो पहला लिक्विड कहां पे जनरेट करेगा? यूटेक्टिक पॉइंट पे जनरेट करेगा। जिस हाँ पॉइंट पे दादा। हम लोगों का लास्ट मेल्ट जहां पे था, जब हम क्रिस्टलाइज कर रहे थे, तो जिस पॉइंट पे हम लोगों का लास्ट मेल्ट था, उसी पॉइंट पे हम लोगों का लिक्विड जनरेट करेगा जब हम उल्टे 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 रास्ते से जाएंगे। हाँ कि ना बोलो यार? हाँ दादा। तो यहां पे आके हम लोगों का पहला मेल्ट जनरेट करेगा, और पहला मेल्ट यूटेक्टिक पॉइंट में ही रहेगा जब तक कि ना जो रॉक में पूरा एनॉर्थाइड था, वो ना हम लोगों का क्या हुआ, वो ना हम लोगों का जब तक एग्जॉस्ट हो जाता है। जो एनॉर्थाइड था, वो रॉक में जितना एनॉर्थाइड था, वो पूरा मेल्ट कर गया, साथ में डाइऑक्साइड भी मेल्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यूटेक्टिक कंपोजिशन का ही मेल्ट जनरेट होगा ना। यूटेक्टिक पॉइंट पे अगर मेल जनरेट हो रहा है, तो यूटेक्टिक कंपोजिशन का मेल जनरेट होगा। हाँ कि ना बोलो यार? हाँ तब तक मेल जनरेट करता रहेगा
जब तक एनोर्थाइट पूरा ना मेल्ट हो जाए, साथ में डाइऑक्साइड भी मेल्ट हो रहा है पर एनोर्थाइट पूरा मेल्ट होना चाहिए, तब तक वो लिक्विड ये यूटेक्टिक पॉइंट पे ही रहेगा, तब तक ये लिक्विड यूटेक्टिक पॉइंट पे ही रहेगा। हाँ कि ना बोलो यार, रहेगा कि नहीं रहेगा? दादा क्यों वो आगे नहीं बढ़ सकता है वहां पे अगर? अच्छा, जब तक क्या दादा एनोर्थाइट खत्म नहीं हो जाता उससे तब तक वो प्योर प्योर डाइऑक्साइड नहीं देगा? नहीं, कैसे दे सकता है वो? जब तक एनोक्साइड खत्म हो रहा है, ओके। साथ में डाइऑक्साइड भी मेल्ट हो रहा है, साथ में डाइऑक्साइड भी मेल्ट हो रहा है, एनोक्साइड भी मेल्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके यूटेटिक कंपोजिशन का मेल्ट जनरेट हो रहा है। तो जब तक एनोक्साइड खत्म नहीं हो जाता है, तब तक प्योर डाइऑक्साइड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? प्योर डाइऑक्साइड मेल्ट कर सकते हैं क्या? नहीं 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 दादा नहीं, दोनों तब अलग अलग हो जाएगा दादा तब एक उससे। दोनों नहीं है, अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग अलग हो जाएगा? ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड जो ये मिसिबल था कि नहीं? हाँ। तो अलग अलग होगा क्या? नहीं। দাদা हाँ, দাদা বলছিলাম যে যদি পুরো অ্যানোথাইডটা মানে ইনটেকটিক পয়েন্টেই পুরোটা মেল্ট হয়ে যায় তাহলে তো আমরা লিকুইডাস যে কার্ভটা পাচ্ছি ওটা তো পাবো না, কেন পাবো না? কারণ ওখানেই তো পুরো লিকুইড হয়ে যাচ্ছে। তো ওটাই তো লিকুইডাস কার্ভ, মানে ওটাই তো हाँ, লিকুইডাস লাইন হয়ে যাবে। ओके, ओके। तो अनुष्का का डाउट है, अगर एनोर्थाइड पूरा यूटेक्टिक पॉइंट पे मेल्ट हो जाता है, तो हम लोगों का जो लिक्विडस कर्व है वो कैसे आ रहा है? अभी तुमको एक चीज देखना है, ये R1 जो रॉक है, ये R1 जो रॉक है, वो डाइऑक्साइड के तरफ पड़ रहा है या फिर एनोर्थाइड के तरफ पड़ रहा है? किसके तरफ पड़ रहा है वो? एनोर्थाइट। অ্যানোথাইড एनोर्थाइड की तरफ पड़ रहा है ये R1 रॉक। ডায়োক্সাইড डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन तो दो ही है ना, तो इसको हम कैसे, अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ गया मैं। লিভার রুল ठीक है, দিয়ে। लीवर रूल दिए एकदम करेक्ट। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखो। दादा दादा नीचे में रिवर रूप कैसे लगा देंगे जब यहाँ पे लिक्विड नहीं है दादा? तो हाँ, तो लिक्विड नहीं है तो हम दो सॉलिड में लीवर रूल नहीं लगा सकते क्या? सॉलिड में रिवर रूल कैसे लगा सकते? रिवर रूल तो सिर्फ लिक्विड जहाँ पे अवेलेबल नहीं वहां नहीं पे नहीं ना दादा। नहीं नहीं नहीं, लीवर रूल हम सॉलिड के भी लगा सकते हैं ना। मैं अभी तो दिखाया कि ये एक हाँ। लीवर है, तो यहाँ पर एक सॉलिड है, यहाँ पर सपोज डाइऑक्साइड है, यहाँ पर सपोज एनोर्थाइट है, ये तुम्हारा है बल्क कॉम्पोजिशन, बल्क कॉम्पोजिशन। तो ये है तुम्हारा एक्स, ये तुम्हारा है वाई, ये तुम्हारा है जेड। तो परसेंटेज ऑफ डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है वो हम नहीं लिख सकते क्या? वाइट वाई, जेड वाई जेड बाई एक्स जेड इंटू एक्स जेड 100। इंटू 100। हाँ दादा लिख सकते हैं, हो गया। ठीक ठीक दादा। ठीक है, अभी देखो लीवर रूल से भी अच्छा मैं तुमको समझाता हूँ। यार पूरा चला गया। हाँ, फिर से ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ सॉरी। ये यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन है, ये यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन है, ये यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन हमारा सिस्टम को दो हिस्सों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? ये यूटेक्टिक से अगर हम ऐसे करके एक लाइन पास कर दे, तो दो हिस्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ कि ना बोलो। हाँ। तो ये किसका हिस्सा है? ये किसका हिस्सा है? ये टोटल जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा है? ये डाइऑक्साइड का हिस्सा है, हाँ। ये एनोर्थाइड का हिस्सा है। तो अगर यहां पे कोई एक रॉक है, ये R1 की जगह पे कोई एक रॉक है, तो वो जो रॉक है उसमें ज्यादा क्या मिलेगा? डाइऑक्साइड मिलेगा या एनोर्थाइड मिलेगा? डाइऑक्साइड। तो वो किसके फील्ड में आ रहा है? डाइऑक्साइड के फील्ड में आ रहा है या फिर एनोर्थाइड के फील्ड में आ रहा है? डाइऑक्साइड के फील्ड दादा। डाइऑक्साइड तो के फील्ड में। डाइऑक्साइड के फील्ड में। तो अगर हम, तो अगर सपोज एक रॉक ले लेते R2, तो वो किसके फील्ड में आ रहा है? एनोर्थाइड ऑर्थाइड। के।
एनॉर्थाइट के फील्ड में आ रहा है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ऐसे ऐसे करके पाथ होता है, वो यूटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा, यूटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा। ये सपोज तुम्हारा यूटेक्टिक पॉइंट ले लो, तो यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके पहला तुम्हारा मेल्ट जो है वो जनरेट होगा। हाँ कि ना बोलो यार। हाँ दादा। हाँ, तो पहला यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके मेल्ट जनरेट होगा। तो जब मेल्ट जनरेट हो रहा है, जब मेल्ट जनरेट हो रहा है, तो पहले यहां पे यूटेक्टिक कंपोजिशन का ही मेल्ट जनरेट होगा। हाँ कि ना, क्योंकि हाँ यूटेक्टिक पॉइंट पे यूटेक्टिक कंपोजिशन का ही मेल्ट जनरेट होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा। यूटेक्टिक कंपोजिशन में, यूटेक्टिक पॉइंट में यूटेक्टिक कंपोजिशन का ही मेल्ट, यूटेक्टिक कंपोजिशन क्या था, डाइऑक्साइड 58, एनोथाइड। एनोथाइड 42। तो यूटेक्टिक हाँ कंपोजिशन में अगर मेल जनरेट हो रहा है, तो इसको अगर हम ऐसे करके ड्रॉ करें तो वो यूटेक्टिक कंपोजिशन का ही हो रहा है ना। हाँ कि ना बोलो यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रवि? हाँ दादा। समझ में आ रहा है? हाँ दादा, धीरे धीरे आ रहा है दादा। धीरे धीरे नहीं, पूरा एक एक साथ समझना है। अनुष्का मुझसे पढ़ ली, समझ में आ रहा है? हाँ पूजा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ दादा। हाँ, तो यूटेक्टिक कंपोजिशन का ही मेल जनरेट होगा ना, क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट पे ही है हम लोग अभी तक, तो यूटेक्टिक कंपोजिशन का ही मेल जनरेट होगा। हम लोग तो यूटेक्टिक पॉइंट से पूरा मूव नहीं किए। तो अभी यूटेक्टिक कंपोजिशन में अगर मेल जनरेट कर रहा है, अगर यूटेक्टिक कंपोजिशन में मेल जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे डाइऑक्साइड ज्यादा था। सपोज इसको हम पकड़ लेते हैं, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड 70, अनॉर्थाइड 30। तो यूटेक्टिक कंपोजिशन में यूटेक्टिक कंपोजिशन का मेल जनरेट हो रहा है। तो यूटेक्टिक कंपोजिशन में अगर मेल जनरेट हो रहा है, तो यहां पे पहले क्या होगा, पूरा जो एनॉर्थाइट है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। पूरा जो एनॉर्थाइट है वो खत्म हो जाएगा। बाकी क्या पड़ा रहेगा, बाकी रहे पड़ा रहेगा डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का सॉलिड पड़ा रहेगा, डाइऑक्साइड का सॉलिड पड़ा रहेगा। फिर वो डाइऑक्साइड का सॉलिड क्या करेगा, फिर वो डाइऑक्साइड का सॉलिड लिक्विड के थ्रू मूव करेगा और मेल्ट जनरेट करते करते प्योर डाइऑक्साइड लिक्विड जनरेट करते करते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर वो जो दादा एक बात डाइऑक्साइड, हाँ दादा बोलो। एक बात बताइए। हाँ, जब एनोथाइड का जो वो जो मेल्टिंग पॉइंट 1553 डिग्री सेल्सियस है ना, तो फिर ये यहाँ पे कैसे मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है? ये क्या है, ये प्योर प्योर एनॉक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा ठीक ठीक दादा, ठीक ठीक ठीक, सॉरी। यहां पर डाइऑक्साइड एनॉक्साइड बोथ मेल्टिंग करेगा, यहां पर डाइऑक्साइड भी पार्शियली मेल्टिंग करेगा, पर पूरा जो डाइऑक्साइड है वो मेल्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एनॉक्साइड, हाँ क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट पे हम लोगों का क्या था, लिक्विड था, डाइऑक्साइड सॉलिड था, एनॉक्साइड सॉलिड था जब हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। तो जब हम उल्टा जा रहे हैं, जब हम मेल्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या जनरेट होगा, यहाँ पर लिक्विड जनरेट होगा, साथ में एनॉक्साइड का सॉलिड रहेगा और डाइऑक्साइड का सॉलिड रहेगा। फिर ये एनॉक्साइड का सॉलिड जब हम लोग का पूरा एग्जॉस्ट कर जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तब हम ये लिक्विड के थ्रू मूव कर सकते हैं। तब हम ये लिक्विड के थ्रू मूव कर सकते हैं। मतलब क्यों मूव कर सकते हैं, क्योंकि तब बस प्योर डाइऑक्साइड बचा है, तब हम लोगों का प्योर डाइऑक्साइड बचा है। जब एनॉक्साइड पूरा खत्म हो गया तो प्योर डाइऑक्साइड बचा। तो अभी यहां पे अगर हम ऐसे करके ड्रॉ करें, यहां पर अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, तो डाइऑक्साइड जो है वो इतना दूर ऐसे करके आएगा, ये डाइऑक्साइड का सॉलिड जो है वो ऐसे करके आएगा, मेल्ट होते होते आएगा। यहां पे जब आएगा, इस पॉइंट पे जब आएगा, मतलब जिस पॉइंट पे वो लिक्विड इसको कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे जब आएगा, इस पॉइंट पे आके क्या होगा, हम लोग का जो मेल्टिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जितना हम लोगों का सॉलिड बचा था वो पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसको दादा समझ में वहां नहीं आ पे रहा? दादा वहां पे डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगा? डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगा।
मतलब जो 31,391 डिग्री सेल्सियस दादा, तो डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है, प्योर डाइऑक्साइड का, मतलब वहाँ डाइऑक्साइड पूरी तरह से मेल्ट कर जाएगा, ये है ना? नहीं, वो तो 1391 तक पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जो लिक्विड है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कि ना? डाइऑक्साइड भी हाँ दादा। एग्जिस्ट कर रहा है, पर लिक्विड का कंपोजिशन क्या प्योर है? प्योर डाइऑक्साइड लिक्विड है क्या ये? नहीं, एनोटाइट भी है। एनोथाइड भी है, तो वो इस डाइऑक्साइड सॉलिड को जाके इफेक्ट करेगा, तो वो यहाँ इतने दूर तक उसको पहुंचने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो इतना दूर ही आने देगा इसको। वो क्यों आने देगा, वो इफेक्ट कैसे करता है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो केमिकल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इतना जान लो कि वो केमिकल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। वो एमएससी में जाके पढ़ोगे। वो बीएससी में अगर हम समझने जाएंगे तो बहुत मतलब ओवरबर्डन हो जाएगा। मैं समझा सकता हूं, पर वो अलग से समझाऊंगा। मेल्टिंग किसको समझ में आया? দাদা हाँ हाँ दादा, आया। দাদা हाँ। দাদা বলছিলাম যে ডার্ক সাইডেরটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ওই অ্যানোড সাইডের তাহলে তো কার্ডটা আঁকার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। ना, अनर्थाइड का कार्य ड्रॉ करने का कोई जरूरत ही नहीं है अगर रॉक का कंपोजिशन R1 है। कोई जरूरत ही नहीं है। पर अगर जरूरत नहीं है ऐसे हम नहीं बोल सकते। अगर हम एनॉर्थाइड का कार्व नहीं ड्रॉ करेंगे, अनुसार क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे इसके थ्रू ही मूव कर रहा है, डायोक्साइड का कर्व के थ्रू ही मूव कर रहा है, तो एनॉर्थाइड का कर्व का ड्रॉ करने का जरूरत क्या है? जरूरत यही है कि डायोक्साइड का लिक्विडस, ये हम लोगों का डायोक्साइड का लिक्विडस और एनॉर्थाइड का लिक्विडस और एनॉर्थाइड का लिक्विडस, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वही यूटेक्टिक पॉइंट है ना। हाँ कि ना बोलो यार, मैं समझाया হ্যাঁ। था ये। हाँ तो हाँ दादा। तो अगर एनॉर्थाइड का कर्व अगर हम ड्रॉ नहीं करें तो हमको यूटेक्टिक पॉइंट कैसे मिलेगा? समझ में आया कि আচ্ছা। नहीं आया? হ্যাঁ, দাদা আরেকটা জিনিস ছিল, যেটা ওই R1 এর যে কম্পোজিশনটা আর হচ্ছে ইউটেকটিক পয়েন্টের তো কম্পোজিশনটা সেম নয়। না, তো মানে মানে ওর মধ্যে মানে ডিফারেন্সটা আসছে কি করে, আর মানে এলেও পাতটা কেমন হচ্ছে, আমি ওটা ইমাজিন করতে পারছি না। আমিও তোর কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি না, ডিফারেন্সটা আসছে কি করে মানে? মানে ধরো ওখানটাতে ডাইঅক্সাইড তো ধরো 58 এর থেকে বেশি, আর ইউটেকটিক পয়েন্টে এসে 58 হচ্ছে। তো ডাইঅক্সাইড এর মধ্যে যে মানে অ্যামাউন্টের যে এতটা ডিফারেন্স, তো ওই ডিফারেন্স মানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে अच्छा কিভাবে? अच्छा, ये प्रॉब्लम सबको होता है। देखो यार, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रही है कि डाइऑक्साइड का कंपोजिशन है 70% और 30%। 70% डाइऑक्साइड, 30% एनॉर्थाइड। पर यूटेक्टिक कंपोजिशन जो है वो है 58%, 58% एनॉर्थाइड, 58 एनॉर्थाइड और 42 एनॉर्थाइड, जो यूटेक्टिक का कंपोजिशन है। ठीक है ना? तो वो डिफरेंशिएशन कैसे आ रहा है? डिफरेंशिएशन ऐसे ही आ रहा है, देखो। डिफरेंशिएशन ऐसे आ रहा है कि जब हम बाल कंपोजिशन 70 लेंगे, जब हम बाल कंपोजिशन 70 लेंगे, बाल कंपोजिशन हम 70 लेंगे, तब इसको हम 100% पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? 100% पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? हाँ कि ना यार बोलो। হ্যাঁ। रवि समझ में आ रहा है रवि? हाँ 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 दादा, हाँ। अभी ये 58 का मतलब क्या है? ये 100% का 58% ऑफ डाइऑक्साइड यहाँ पे जाके मेल्ट होगा। मतलब 70 का 58% अगर हम निकालेंगे, 58% ऑफ हम निकालेंगे, तो इतना अमाउंट ऑफ डाइऑक्साइड वहां पे जाके हम लोगों का मेल्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? ये परसेंटेज डिनोट कर रहा है। और 70 से 58%, मतलब 100% में 58% डाइऑक्साइड जो है वो जाके यहाँ पे मेल्ट कर रहा है। यही हो रहा है यहाँ पे। ये कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ये कितना परसेंटेज ऑफ डाइऑक्साइड मेल्ट हो रहा है, कितना परसेंट एनॉर्थाइड पूरा ही मेल्ट होगा, एनॉर्थाइड पूरा ही मेल्ट होगा, पर ये कितना परसेंटेज ऑफ डाइऑक्साइड मेल्ट हो रहा है वो डिनोट करता है। समझ में आ रहा है? दादा एक बात बताइए, जब एनोटाइट पूरा मेल्ट हो जाएगा तो फिर आप एनोटाइट को हम लोग 42 क्यों लिखे हैं?
एनॉर्थाइट को हम 42 इसीलिए लिख रहे हैं, देखो जब एनॉर्थाइट पूरा ही मेल्ट हो जाएगा तब एनॉर्थाइट को, गुड क्वेश्चन, जब एनॉर्थाइट को देखो अभी डाइऑक्साइड अगर 58% ले लिया, डाइऑक्साइड अगर 58% ले लिया तो एनॉर्थाइट कितना बचा? 42। एनॉर्थाइट 42 बचा ना, 42 बचा ना। तुम तो ऐसे करके नहीं लिख रहे हो कि 70% का 58, 70 का 58% निकाल के उसको वैल्यू, उसका वैल्यू लिख रहे हो क्या यहाँ पे? नहीं। तो एनॉर्थाइट का भी परसेंटेज ही लिखोगे ना यहाँ पे। मतलब अमाउंट ऑफ एनॉर्थाइट कितना है टोटल मेल्ट में? ये तो तुम्हारा लिक्विड का कॉम्पोजिशन है, ये तो तुम्हारा लिक्विड का कॉम्पोजिशन है। तो ये लिक्विड में अगर 70% बाल्क कॉम्पोजिशन रॉक है तो ये अगर 100% लिक्विड हुआ तो इससे 58% जा रहा है, इससे 58% हो रहा है डाइऑक्साइड, इससे 58% हो रहा है डाइऑक्साइड। मतलब टोटल लिक्विड का 58% हो रहा है डाइऑक्साइड और टोटल लिक्विड का 42% हो रहा है एनॉर्थाइड। समझ में आया कि नहीं आया? दादा मतलब 100% अगर लिक्विड है तो उसमें 42% हाँ एनोथाइट है, सपोज, हाँ और तो 100% 100, अगर लिक्विड है तो उसमें 58% डाइऑक्साइड है, यही है ना? यही है, यही है माय जेंटलमैन, दिस इज द थिंग। দাদা তুমি তো বললে যে মানে R1 যে রকটা আছে তার সেটার যে কম্পোজিশনটাকে সেটাকে আমি 100 ধরেছি, তার हाँ 58% আমরা ইউটেকটিক পয়েন্ট থেকে নিচ্ছি। আর तार যেহেতু फिफ्थ 58 है उसके। अभी देखो एक चीज देखो, नहीं नहीं नहीं, मैं वो जहां पे गलत बोला, सॉरी माय बैड, कि डाइऑक्साइड का बात जब हम करेंगे, डाइऑक्साइड का बात जब हम करेंगे, सॉरी मेरा उफ, ये पॉइंटर ही नहीं कर रहा है। यूटेक्टिक पॉइंट पे जब हम आएंगे, यूटेक्टिक पॉइंट पे जब आएंगे, मैं ये दिखाया कि कितना कैसे हम निकाल रहे हैं, कितना हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं वो मैंने दिखाया। उसका क्वेश्चन है कि मैं बोला कि 70% का 58% बोला, वो बात नहीं है, वो मैंने दिखाया कि कैसे हम निकालेंगे ये। पर ये यूटेक्टिक पॉइंट वो अगर छोड़ दो तो ये सोच लो कि यूटेक्टिक पॉइंट जो है, यूटेक्टिक पॉइंट जो है वहां पर अगर 58 लिखाया, 58 दिखाया और 42 दिखाया, मतलब ये लिक्विड का 58% डाइऑक्साइड है और ये लिक्विड का 42% अनऑक्साइड है। या फिर या फिर अगर यूटेक्टिक पॉइंट से अगर सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, जब हम उल्टा आएंगे तो 58% ऑफ सॉलिड डाइऑक्साइड है, 42% ऑफ सॉलिड हम लोगों का लिक्विड है। किसको समझ में नहीं आया? দাদা বুঝলাম না। কি বুঝলি না বল? মানে অ্যাকচুয়ালি মানে তুমি আগে একরকম বললে না, তো এখন যেটা বললে মানে আমি বুঝতে পারছি না এখন। আমি আগে যেটা বলেছি সেটা ভুলে যা, সেটা যদি তোর বুঝতে না পারিস, এখন যেটা বলছি দ্যাট ইজ ফাইনাল, এটাকে মনে আচ্ছা রাখিস। जो यहाँ पे लिक्विड जनरेट होगा, मैं पहले क्यों बोला 70 से 58% कर रहा है, 70 से 58, मैं यहाँ पे 70 लिखा, मैं यहाँ पे सॉरी 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 यार, ये सॉरी मैंने गलती कर दिया, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये 100 का ही 58% होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 100% ही हो रहा है ना, डाइऑक्साइड और एनॉक्साइड मिला के 100% ही हो रहा है ना। सॉरी सॉरी, ये अगर कोई लिखा है तो इसको क्रॉस कर लो। तो मैं डाइऑक्साइड का परसेंटेज दिखाने के लिए इतना बोला, पर ये ऐसा नहीं होता है कि ये 100% का ही, अगर इसको हम, इस रॉक को अगर हम 100% पकड़े तो इस 100% का 58% जो है, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं क्या? हेलो? दादा मतलब ये जो आपने बोला कि एनोथाइट 70 और सॉरी डाइऑक्साइड 70 और एनोथाइट ये 30, तो आखिर मैं 100 एक बोल रहे हैं तो दोनों होगा मैं ना? एक चीज बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरा भूल जाओ, ये मैंने पहले जो बताया ये पूरा भूल जाओ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक चीज एकदम पूरा आंख बंद के पढ़ लो, जो फाइनल है, फुल एंड फाइनल है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, सॉरी, मैं माई बैड, मेरी बैड। अरे पेन काम नहीं, एक चीज, सॉरी फॉर कंफ्यूजिंग यू गाइज ऑल्सो एंड फॉर सही कंफ्यूजिंग थिंग्स, क्योंकि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है
कि अगर यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में लिक्विड जनरेट हो रहा है तो आर क्यू, क्या प्रॉब्लम है इसका, पूरा चला गया हट। अगर यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में लिक्विड जनरेट हो रहा है, अगर ये तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो नेट में भी आएगा, ये वाला ही प्रॉब्लम। यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में अगर कोई लिक्विड जनरेट हो रहा है, उसका 50%, 58% जो होगा वो डाइऑक्साइड होगा। यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में जो लिक्विड जनरेट होगा उसका 42% जो होगा उस लिक्विड में, उस पर्टिकुलर लिक्विड में 42% रहेगा एनोर्थाइड। और ये 42%, अगर R2 यहाँ पे रहेगा, अगर डाइऑक्साइड का फील्ड में रहेगा, तो डाइऑक्साइड फील्ड से जब जाएगा तो ये एनोर्थाइड यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में आके पूरा डाइऑक्साइड, जब R1 रहेगा, ठीक है ना, जब R1 रहेगा तो वो डाइऑक्साइड के फील्ड में है, हाँ कि ना बोलो, मेरे साथ बात करके करो। डाइऑक्साइड जो है ये डाइऑक्साइड के फील्ड में है, हाँ कि ना, हेलो, हाँ दादा। ये डाइऑक्साइड का फील्ड में है, हाँ कि ना। हाँ दादा। अच्छा, तो ये डाइऑक्साइड का फील्ड में है, तो यहाँ पर ज्यादा क्या है, डाइऑक्साइड है। तो जब यूटेक्टिक पॉइंट पे जब जाएगा, यहाँ पे जो है पूरा एनोर्थाइड जो है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, और डाइऑक्साइड भी एग्जॉस्ट करेगा, पर पूरा डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट नहीं करेगा क्योंकि डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो एनोर्थाइड 30 जो है वो पूरा एग्जॉस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो करके ये दोनों मेल्ट होके जो लिक्विड पैदा करेगा, उस लिक्विड में 58% डाइऑक्साइड रहेगा एंड 42% एनोर्थाइड रहेगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? क्यों एनोर्थाइड पूरा यहाँ पे एग्जॉस्ट कर रहा है, क्योंकि ये डाइऑक्साइड के फील्ड में है। अभी तक ये पढ़ लो, क्यों एनोर्थाइड पूरा पूरा मेल्ट हो रहा है, जितना भी एनोर्थाइड था रॉक में, क्योंकि वो डाइऑक्साइड के फील्ड में है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी बोलो अनुष्का, अभी एक बार बोल। হ্যাঁ দাদা, ওটা তো বুঝেছি, কিন্তু মানে ওটা প্রবলেমটা হচ্ছে ওখানে যে মানে আম, উম, মানে প্রথমে তো রকের বাল্ক কম্পোজিশনটা একরকম ছিল, ইউটিকটিক हाँ, পয়েন্টে এসে চেঞ্জ হচ্ছে। তো এই চেঞ্জটাই মানে अच्छा, কিভাবে अच्छा, হচ্ছে? ओके ओके। इसका क्वेश्चन है कि रॉक का कंपोजिशन एक टाइप का था, डाइऑक्साइड 70, एनोर्थाइड 30। यूटेक्टिक पॉइंट पे आके ये चेंज कैसे हो रहा है? ये चेंज कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये चेंज यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ये यूटेक्टिक कंपोजिशन का लिक्विड जनरेट कर रहा है। क्यों यूटेक्टिक कंपोजिशन का लिक्विड जनरेट कर रहा है? क्योंकि ऐसे ही तुम्हारा पाथ है ना, तुम्हारा पाथ ही ऐसा है, क्योंकि वो पहले देखो, यूटेक्टिक को हम बोलते हैं, यूटेक्टिक, पेन ही काम नहीं करेगा, कैसे लिखेंगे? यूटेक्टिक जो है, यूटेक्टिक को हम बोलते हैं टेम्परेचर मिनिमम। यूटेक्टिक को हम बोलते हैं टेम्परेचर मिनिमम, टेम्परेचर मिनिमा, ठीक है ना। टेम्परेचर मिनिमम वो सिस्टम का सबसे कम टेम्परेचर वाला है जहां पे एक लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। वो कॉम्पोजिशन कुछ नहीं चेंज हो रहा है, कॉम्पोजिशन यही हो रहा है कि यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का मेल्ट जनरेट कर रहा है। क्यों यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का मेल्ट जनरेट कर रहा है? क्योंकि ये टेम्परेचर में आके यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का मेल्ट ही तुम्हारा स्टेबल होगा इस सिस्टम के हिसाब से। बुझे पारले कि पारली ना? পারলি না বুঝে, তাই তো? না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আবার চেষ্টা করছি, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अभी भी समझ नहीं आया। किसको समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? মানে হয়তো আমি তোমাকে কোয়েশ্চেনটা ভুল করছি, মানে আমি না চেঞ্জটাকে না না, বলতে মানে কোনো কোশ্চেন বলতে ভুল নয়। रवि, रवि, हेलो, सब चले गए क्या? रवि, पूजा, क्लास में हो तुम लोग? हाँ दादा। हाँ दादा। हाँ दादा। क्वेश्चन समझ नहीं में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये अनुष्का क्या हाँ क्वेश्चन दादा। कर रही, क्या क्वेश्चन कर रही है बोलो? नहीं नहीं दादा।
ये क्वेश्चन कर रही है कि ये रॉक का कॉम्पोजिशन है। दादा एक बार क्वेश्चन अनुष्का को बोलो हाँ फिर से कर दे। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है अनुष्का का कि एक रॉक मेल्ट हो रहा है R1 कॉम्पोजिशन का। तो R1 का कॉम्पोजिशन है ये वाला। R1 का कॉम्पोजिशन है डाइऑक्साइड 70 वाला, एनॉर्थाइड 30 वाला। ठीक है ना। अभी यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में जब हम जा रहे हैं, वहां पे मेल्ट जनरेट हो रहा है डाइऑक्साइड 58, एनॉर्थाइड 42। ठीक है। ये मेल्ट का कॉम्पोजिशन चेंज कैसे हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? रवि समझ में आया क्वेश्चन? हेलो रवि, देखो अनुष्का, इतना तक तो समझे कि यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके पहला मेल जनरेट होगा। हाँ दादा ওটা বুঝতে পেরেছি। तो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में आके हम लोगों का पहला मेल है जनरेट मेरा। होगा। पहला पहला मेल जो पहला लिक्विड जो है, पहला लिक्विड जो है वो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में आके जनरेट होगा, यूटेक्टिक पॉइंट पे आके जनरेट होगा। ठीक है ना। अभी यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में आके पूरा जो रॉक है वो मेल्ट नहीं कर पाएगा। ये पता चला कि नहीं पता चला? ये समझ अनुष्का, এইটা বুঝতে পেরেছিস কি পারিসনি? হ্যাঁ, ওটা বুঝেছি। यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में आके पूरा मेल्ट जो है वो नहीं जनरेट करेगा, पूरा रॉक जो है वो मेल्ट नहीं होगा। अभी ये जो रॉक है वो बोथ डाइऑक्साइड, उसमें बोथ डाइऑक्साइड है और एनॉक्साइड है कि ना? बुझते पेरेছিস কি পারিসনি? समझ में आया कि नहीं आया? इस रॉक में जो है, ये R1 में जो है, इस रॉक में बोथ डाइऑक्साइड और एनॉक्साइड है। अनुष्का थोड़ा रिस्पॉन्स करो, डाइऑक्साइड और एनॉक्साइड है, हाँ कि ना? হ্যাঁ, अभी जब मेल जनरेट होगा, जो लिक्विड जनरेट होगा, जो लिक्विड जनरेट होगा वो डाइऑक्साइड और एनॉक्साइड के साथ, वो रॉक के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये रॉक के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, হ্যাঁ, हाँ कि ना? अभी ये सिस्टम में, ये सिस्टम में एक एक ही जगह है, एक ही जगह है जहां पे डाइऑक्साइड, एनॉक्साइड और लिक्विड एक साथ इक्विलिब्रियम में स्टेबल रह सकता है, हाँ कि ना? হ্যাঁ। वो कौन सी जगह है? সলিডাস লাইন বরাবর যে পয়েন্টগুলো পাচ্ছি সেগুলোতেই তো ওরা হচ্ছে একটা সলিডের नहीं সাথে नहीं नहीं স্টেবল नहीं, করতে वो পারছে। बस यूटेक्टिक पॉइंट पे हो सकता है। सॉलिडस पॉइंट, सॉलिडस लाइन में तो ये पॉइंट भी है, सॉलिडस लाइन না में तो ये সলিডাস না, पॉइंट। আমি লিকুইডাসের কথা বলছিলাম। पर एक साथ डाइऑक्साइड, एनॉक्साइड और लिक्विड स्टेबल ও না एक না, जगह ওটা তো में, ওটা ইউটেকটিক পয়েন্টে। ये डाइऑक्साइड, एनॉक्साइड और लिक्विड बस एक ही जगह पे एक साथ स्टेबल हो सकता है। वो पॉइंट है अपना यूटेक्टिक पॉइंट। रवि समझ में आया? हाँ दादा। यहां पर बोथ लिक्विड, डाइऑक्साइड एंड एनॉक्साइड को एग्जिस्ट करता है। तो अगर अगर पहला मेल्ट जो जनरेट होगा उसके साथ डाइऑक्साइड और एनॉक्साइड भी साथ में कोएग्जिस्ट करेगा, हाँ कि ना? হ্যাঁ, तो हाँ दादा। वो यूटेक्टिक पॉइंट पे ही हो सकता है। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे अगर हो सकता है, तो यूटेक्टिक पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर डिनोट करता है और एक स्पेसिफिक कंपोजिशन डिनोट करता है। वो मैं पहला क्लास में बताया था, सेकंड क्लास में बताया था। হ্যাঁ, तो वो कंपोजिशन क्या होगा? वो ऑलरेडी डिनोटेड है कि नहीं? হুম,
अभी समझ में आया क्यों यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का मेल्ट जनरेट होगा? দাদা এখান থেকে আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন, মানে আরেকটা ডাউট ओके, হচ্ছে, कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक डाउट है, सब डाउट का आंसर होगा। যদি মানে আমরা ইউটেকটিক পয়েন্টকে একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচার, মানে মানে একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচার আর একটা স্পেসিফিক কম্পোজিশনে আমি ইউটেকটিক পয়েন্টটা পেয়ে থাকি, তাহলে তো এমন নয় যে অ্যানোথাইডটা মানে ঝট করেই পুরোটা মেল্ট হলো। তুমি বললো ना, মেল্টটা ততক্ষণ অব্দি থাকবে যতক্ষণ মানে ইউটেকটিক পয়েন্টেই অ্যানোথাইডটা পুরো মেল্ট হবে। তো পুরো মেল্ট হবে। ওটা, হ্যাঁ, তো তাহলে তো ওটা স্পেসিফিক কম্পোজিশন আমি বলতে পারবো না ওটাকে। মানে ও মানে আস্তে আস্তে তো মেল্টের পরিমাণটা বাড়ছে, তো কম্পোজিশন তো ডিফার হতে থাকবে। তো हाँ, আমি पर एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है कि अगर यूटेक्टिक पॉइंट एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन डिनोट करता है, तो एनॉर्थाइट झट से मेल्ट नहीं हो रहा है या फिर डाइऑक्साइड झट से मेल्ट नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, तो उसका कॉम्पोजिशन तो चेंज हो रहा है। पर कॉम्पोजिशन चेंज, ये कॉम्पोजिशन जो डिनोट करता है, ये कॉम्पोजिशन क्या डिनोट करती है? ये कॉम्पोजिशन डाइऑक्साइड का अमाउंट डिनोट करता है क्या? अमाउंट ऑफ डाइऑक्साइड डिनोट करता है क्या? नहीं। अमाउंट ऑफ एनॉर्थाइड डिनोट करता है कि नहीं? ये क्या डिनोट करता है? ये रेशियो डिनोट करता है डाइऑक्साइड और एनॉर्थाइड का। तो जो मेल्ट जनरेट हो रहा है, उसका रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। ये यूटिलिटी कंपोजिशन डाइऑक्साइड और एनॉर्थाइड का कंपोजिशन का रेशियो डिनोट करता है। तो मेल्ट जो होगा, वो मेल्ट का रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। वो रेशियो क्या रहेगा? वो रेशियो रहेगा 58:42। वो रेशियो रहेगा 58:40। यार ये पेन को मैं फेंक दूंगा, माँ कसम बोल रहा हूँ। जो रेशियो जो जनरेट हो दादा रहा है, रेशियो बोले कि अमाउंट बोले, बात रेशियो तो बराबर ही ना दादा? नहीं, बात कैसे बराबर है? रेशियो और सपोज, अमाउंट में फर्क है दादा? फर्क तो है ना, फर्क तो है। कैसे फर्क है? सपोज तुम्हारे पास 10 बॉल है, सपोज 10 बॉल है, रेड बॉल है, और 20 ग्रीन बॉल है, 20 ग्रीन बॉल है, तो उसका रेशियो कितना होगा? 1:2। हाँ सपोज 100 रेड बॉल है, 200 ग्रीन बॉल है, 200 ग्रीन बॉल है, उसका रेशियो कितना होगा? रवि, 1:2। 1:2। तो रेशियो और अमाउंट में फर्क है कि नहीं? रवि, दोनों दोनों का तो रेशियो सेम ही है दादा। दोनों का 1:2। रेशियो सेम है, पर अमाउंट सेम है क्या? अमाउंट सेम है दोनों का? नहीं, अलग है। तो अमाउंट और रेशियो अलग हो गया ना। रवि, अमाउंट और रेशियो अलग हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये सपोज सिस्टम वन है, ये सपोज सिस्टम छोड़ो, इसका भी रेशियो 1:2 है, इसका भी रेशियो 1:2 है, पर अमाउंट ऑफ रेड बॉल अलग है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ रेड बॉल यहाँ पे अलग हाँ है, दादा। अमाउंट ऑफ ग्रीन बॉल यहाँ पे अलग है, अमाउंट ऑफ ग्रीन बॉल यहाँ पे अलग है, तो उसका अमाउंट अलग अलग है। यहाँ पे दोनों का अमाउंट अलग अलग है, पर रेशियो सेम है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ दादा। অনুষ্কা বুঝেছিস এবার? অনুষ্কা समझे क्या अभी? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। और कोई क्वेश्चन? हाँ दादा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का? जल्दी बोलो, मेरे को खाने जाना है सारे को, वरना खाना नहीं मिलेगा। कितने बज गए? 9:16। हाँ बोलो, और कोई क्वेश्चन है क्या? দাদা এইটা তো ক্লিয়ার হয়েছে, কিন্তু ওই কম মানে কম R1 থেকে ইউটেকটিক পয়েন্টের কম্পোজিশনটা কিভাবে ডিফার হচ্ছে ওটা এখন অব্দি বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে, ওটাকে তাহলে তোকে আমি ক্লাসের পরে ফোন করে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে দাদা। ठीक है। अभी हम आएंगे, किस पे आएंगे? अभी सपोज एक रॉक है R2। दादा हाँ बोलो रवि। रवि सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा, शायद तुम माइक म्यूट है तुम्हारा। रवि, दादा मेरा आवाज, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू आ रहा है दादा, छोड़ दीजिए। हाँ ना, बोलो बोलो दादा बोलो, आवाज क्या नहीं जा रहा है डाउट है? मेरा। हाँ अभी आ रहा है, बोलो। दादा मैं ये बोल रहा था कि वो जो एनोटाइट डाइऑक्साइड 70 था और
एनोथाइट 30 था, तो वो यूटेक्टिक पॉइंट तक जाते जाते जो है वो डायोक्साइड 58 और एनोथाइट 42 कैसे हुआ? क्योंकि मेल्ट तो यूटेक्टिक पॉइंट पे जाने के बाद होगा ना मेल्ट। इस बीच में मेल्ट कैसे हो गया? इस बीच में मेल्ट नहीं हुआ, वो यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके ही मेल्ट हो रहा है। तो ये यू दादा यहाँ पे डायोक्साइड तो 70 था, वहां पे जाके डायोक्साइड 58 हो गया ना। हाँ 58 हुआ है, पर बाकी डाइऑक्साइड भी बचा है ना। वो डाइऑक्साइड ऐसे करके मूव कर रहा है ना ऊपर। हाँ तो दादा ये मैं पूछ रहा हूँ कि डिफरेंस आया ना दादा, यहाँ 70 वहाँ 58, ये जो कितना का डिफरेंस है? टू उधर 12 12 का डिफरेंस आया ना दादा? क्यों आया दादा हाँ 12 का डिफरेंस? हाँ ये मैं वही 12 का जो बोला डिफरेंस आया। मैं वही बोला मैं वही बोला कि यूटेक्टिक पॉइंट एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन डिनोट करता है, हाँ कि ना। हाँ अभी तुम सबको मालूम है कि यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके ही पहला मेल जनरेट होगा, हाँ कि ना। हाँ तो यूटेक्टिक पॉइंट पे अगर पहला मेल जनरेट हो रहा है तो वो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का ही मेल्ट होगा ना, क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये समझ में, इसको समझने में तकलीफ हो रहा है क्या? तो बोलो, मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से फ्रेज डायग्राम ड्रॉ करके बोलता हूँ। हेलो। रवि। नहीं दादा वो यूटेक्टिक, नहीं दादा वो नहीं नहीं दादा वो यूटेक्टिक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है वही। देखो, यहां से अनुष्का देगी ভালো করে এটা। यहां से जब ये यहां पे जा रहा है, वो ऐसे करके नहीं जाता। वो मैं समझने के लिए आसानी होगा इसीलिए समझा, पर वही मेरा गलती हो गया। यहाँ पे कोई मेल जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई मेल जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। मेल जनरेट इसी पॉइंट पे जाके पहले होगा, यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके ही पहले होगा। यूटेक्टिक पॉइंट एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन डिनोट कर रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। तो अगर यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके मेल जनरेट करेगा तो वो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का ही होगा। वो क्यों होगा, वो समझने के लिए केमिकल पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट जो आता है वो समझना पड़ेगा, पर वो अभी नहीं समझेंगे हम लोग। वो पूरा इग्नियस सिस्टम पहले हो जाएगा, उसके बाद समझेंगे। অনুষ্কা, তোর কোশ্চেন আমি আসবো পরে, রাত্রিবেলা আমি তোকে ফোন করছি। আচ্ছা, अभी एक चीज देख लो। हेलो। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है। हाँ निबंध बोलो। हम्म। আচ্ছা আচ্ছা, কেন আজকে কিছু বলছিল নাকি আমার ব্যাপারে? हाँ दादा হুম হুম হুম। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি যাবো। ঠিক আছে দাদা, আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি এখন, আমি তোমাকে পরে ফোন করি। হুম হুম। हाँ हाँ, नहीं मेरा थोड़ा एक मेरा जो पीएचडी सुपरवाइजर, मतलब लैब का जो सुपरवाइजर है, उनका कॉल आया था। हाँ, मैं अभी आता हूँ। क्या होता है कि रवि, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? रवि, हाँ दादा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ दादा हाँ दादा क्लियर है। पूजा, कुछ डाउट है? नहीं दादा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। अभी एक रॉक है सपोज R2, ठीक है ना। एक रॉक है सपोज R2। ये R2 का मेल्टिंग कैसा होगा वो तुम लोग खुद निकालोगे। वो क्लास के बाद असाइनमेंट करके मेरे को बोलना, लिख के भेजना मेरे को, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे टेक्सचर्स, इग्नियस रॉक से कैसे टेक्सचर जनरेट होता है। सबका मतलब दिमाग फुल हो गया क्या, या फिर होगा टेक्सचर होगा आज होगा, या फिर छोड़ दे कल करेंगे? दादा कल कर ले क्योंकि कल लास्ट एग्जाम भी है। कल लास्ट एग्जाम है, ठीक है, फिर कर देते हैं, क्योंकि मेरा पन्ना खाना हाँ नहीं दादा, बोलेगा। कल ही कर लेते हैं।
कल ही कर लेते हैं। अभी एक काम करो पूजा, तुम कैमरा ऑन करके इंट्रोडक्शन दो अपना। ओह, ओके दादा। दादा कल दूं इंट्रोडक्शन? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कल कितने और बजे दादा क्लास एक करोगे? सॉरी, 6:30 से ही स्टार्ट करिए। 6:30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है 6:30 से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि आ, मेरा भी हॉस्टल का अथवा खाना का टाइमिंग 8:30 से है। ठीक है, मेरा 9:30 को खत्म हो जाता है तो इसीलिए। इसलिए नहीं, आज थोड़ा सा काम था इसलिए बोले 7:30 से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और दादा अनुष्का। 6:30 से ठीक है, कर लेंगे दादा। कुछ ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ तो 1 घंटा किसी तरह उसको पीछे करना पड़ेगा। ठीक है दादा, करवाता हूँ, ट्यूशन को पीछे करवाता अच्छा, हूँ, कल तुम मतलब लोगों उसमें। का अनुष्का, कल तुम लोगों का यूनिवर्सिटी रहता है क्या अनुष्का? হ্যাঁ দাদা। तो सुबह क्लास হ্যাঁ नहीं होगा ना? হ্যাঁ, না সকালে তো হবে না। अच्छा। अच्छा, মানে एक काम कर सकते हैं, कल 8:30 बजे से क्लास कर सकते हो कोई, सब लोग, रात को? रात में दादा। हाँ। हाँ दादा, रात में कोई दिक्कत नहीं। पूजा। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, तो हम 8:30 बजे से या फिर 9 बजे से बैठेंगे, 1 घंटे का ही चीज बचाए, 1 घंटे में कर लेंगे, वो टेक्सचर बस बचाए। आज थोड़ा हेवी हो गया क्या ये দাদা मेल्टिंग একটু वाला? আগে করে যাবে না, কারণ আমাদের ডিজি স্যার স্ট্রাকচারের ক্লাস নেবে অনলাইনে। 8:30টার সময়? হ্যাঁ। লোকটার কোনো কাজ নেই নাকি জীবনে? বিজি স্যার না ডিজি? ডিজি। ডিজি তো খুব বেকার পড়া, যাই হোক। সরি, আমি বলিস না ভাই, এগুলো আবার গিয়ে যে আমি বলেছি। ठीक है, फिर कल 8:30 को भी नहीं होगा। कल मेरे को एक जगह जाना है एक्चुअली। यहाँ पे एक कोयल रिवर है, झीर पानी बोल के जगह है, वहां पे जाना है मेरे को। ठीक है, फिर मैं कैंसिल तो करता दादा हूँ कल। शाम में 6:30 बजे, दादा शाम में ठीक 6:30। ठीक है, मैं शाम में 6:30 बजे कर दूंगा, कोई बात नहीं।